नमस्कार फ्रेंड्स, कहानी आपकी जवानी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच में एक अलीगढ़ की मशहूर हस्ती जिनका नाम है प्रदीप सर। प्रदीप सर, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। प्रदीप सर के बारे में फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ। प्रदीप सर को देखा जाए तो मल्टीटास्कर है। लाइफ इंश्योरेंस ये करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ये करते हैं, म्यूचुअल फंड ये करते हैं, एक कैंगन अपना एल्कलाइन वाटर कंपनी बनाती है, तो सर का उसका भी काम है। तो सर एक तरीके से देखा जाए तो वन मैन आर्मी है। तो आज के जो हमारे एपिसोड में आपको बहुत कुछ जानने को प्रदीप सर से मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे सर ये है कि जैसे अभी मैंने बताया कि सर मल्टीटास्कर है, वन मैन आर्मी, आप सर मैनेज कैसे कर लेते हैं सब कुछ को? इतने सारे काम आपके हैं। सर सुबह मॉर्निंग से अपना 6 बजे से अपना स्टार्ट होता है डेली रूटीन, जिसमें कि हम सब चीज़ों से फ्री होकर 9 बजे फ्री हो जाते हैं। ओके। 9 से 11 हमारा इसमें एल्कलाइन वाटर का काम रहता है, जिसमें कि हम मशीन सेल्स का काम करते हैं, और जो ज़रूरतमंद हैं जिनको कैंसर पेशेंट हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऑफिस से पानी देते हैं। उसके बाद अपना 11 बजे के बाद जब हम फ्री हो जाते हैं इस काम से, उसके बाद अपना ये लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और अपना मोटर इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड, इन सब कामों को अपने देखते हैं। ओके, शाम तक। बहुत बढ़िया सर। तो आपने सर एक तरीके से पूरे टाइम को मैनेज करके रखा है कि ये टाइम मुझे पर्टिकुलर इस चीज़ को देना है। जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका सर हेल्थ इंश्योरेंस का भी काम, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, है ये, तो हेल्थ इंश्योरेंस सर क्यों ज़रूरी है लोगों के लिए? सर हेल्थ इंश्योरेंस हर व्यक्ति का लगभग होना चाहिए, और जो कैपेबल है उनको तो लेना ही चाहिए। जी जी। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए भी ज़रूरी है, सपोज़ आपने 10 साल तक आपने प्रीमियम दिया हेल्थ इंश्योरेंस का, ओके, और 10 साल बाद किसी कोई आपकी बड़ी बीमारी लगी जिसका खर्चा आया 20 से 25 लाख आया, 30 लाख आया, जी जी, तो उस समय हम इतना बड़ा अमाउंट एक साथ खर्च करना बहुत बड़ा मुश्किल की बात है, जिसमें कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है व्यक्ति की जो जमा पूंजी करता है। बिल्कुल सही बात है। और इसके हम सम एश्योर्ड देखेंगे, इसका जो प्रीमियम देखेंगे वो उसका लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% ही बनेगा। इसके एवज में उसका हम 100% बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिट नहीं कहेंगे, जो कि हमारी जमा पूंजी है उसको हम खर्च होने से रोक सकते हैं। मतलब आपका जो कहना यही है कि भाई अपने सेविंग्स पे लॉक लगाओ, और आपकी जमा पूंजी वो सही डायरेक्शन में जानी चाहिए जहाँ जहाँ आपने प्लान किया है। ये मानते हैं कि हम इसका कोई रिवर्स नहीं मिलता, पैसा वापसी नहीं मिलता, लेकिन ये भी एक आपका इन्वेस्टमेंट है जो आके जाके एक बड़े रूप में आपको बेनिफिट देता है। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस भी करते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्यों जरूरी है? सर लाइफ इंश्योरेंस में तो मैं ज़्यादातर सबको टर्म प्लान सजेस्ट करता हूँ। ये टर्म प्लान सर होता क्या है? ये कैसे मतलब लोगों की लाइफ में एक कहीं ना कहीं कुछ चेंज लेके आएगा? देखिए सर, जब हम जीवित रहते हैं और स्वास्थ्य खराब होता है तो उसके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। जब हम इस दुनिया में नहीं होते जी, तो उस वक्त टर्म प्लान हमारे परिवार को हमारी कमी पूरी करता है आर्थिक रूप से। ओके, एक बहुत बड़ा बिग अमाउंट मिलता है परिवार को, जिससे कि वो अपनी दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर लेता है, और हमारे ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता किन्हीं चीज़ों पे। हाँ, लेकिन हमारी जगह कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे द्वारा होने वाले कार्य थे उनको वो टर्म प्लान पूरा करेगा। तो इसीलिए टर्म प्लान होना भी काफ़ी आवश्यक है। ओके, मतलब लाइफ इंश्योरेंस में आप कुछ लो ना लो, लेकिन टर्म प्लान आपको लेके रखना चाहिए, क्योंकि इमोशंस को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आपको जो फाइनेंशियल चीज़ें चाहिए लाइफ में, वो सारी चीज़ें टर्म प्लान जो आवश्यकता है वो टर्म प्लान ही पूरा करेगा। आप म्यूचुअल फंड में भी डील करते हैं, तो म्यूचुअल फंड के लिए सर क्या सजेस्ट करेंगे कि क्यों ज़रूरी है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आजकल बहुत पॉपुलर है। जी सर, म्यूचुअल फंड और सिप जी, ये लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम शेयर होता है तो हम शेयर में कैलकुलेशन नहीं कर सकते कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। ओके, कोई शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है और डाउन भी हो सकता है। जी जी, लेकिन सिर्फ एक है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि फंड मैनेजर द्वारा मैनेज होता है। वो अपने हिसाब से उन सारे शेयरों को लगाते हैं जो कि हम नहीं कर सकते शायद, क्योंकि वो इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मेरे हिसाब से सिप तो ज़रूर लेना चाहिए आज के जीवन में, उसका आगे जाके रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। कहीं ना कहीं आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे आपका रिस्क कम है। अदरवाइज आप पर्टिकुलर कोई शेयर खरीदेंगे तो आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और वो उन लोगों के लिए जो उसमें डील करते रहते हैं। लेकिन एक जनरल अगर हम बात करें, मैं आप आम इंसान के लिए सिर्फ बेस्ट है, SIP बेस्ट। यस सर, इसी के साथ साथ जैसे अभी लाइफ इंश्योरेंस का भी चलन है, ये आपने SIP बहुत अच्छी चीज़ बताई, तो इन दोनों डिफरेंस क्या है? कि सेविंग्स तो सर वहाँ भी है, रिटर्न तो वहाँ भी आता है, और SIP में रिटर्न आता है, तो इनमें फिर हम लोग कैसे कंपेयर करें कि ये बेस्ट है? सर
LIC नॉट ए इन्वेस्टमेंट। ओके। LIC एक हमारी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने का एक बहुत बड़ा विकल्प है। जी और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि SIP है, जी वो आदमी जीवित है और जब तक वो पे कर रहा है वो जी, जब जी। तक ही उतने ही अमाउंट का उस समय वैल्यू मिलेगी। ओके। लेकिन टर्म प्लान हुआ जब आदमी कोई भी मिसहैपनिंग होती है उसका जी, जी। जो हमारा समय शॉर्ट था वो जी। पूरा मिलेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है सर। ओके, मतलब सेविंग्स के लिए आपको जहाँ जाना है वहाँ पे आप LIC में जा सकते हो। इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हो तो आपको SIP में आना ही पड़ेगा, यस, क्योंकि रिटर्न का बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस सिप को हम इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ही देखेंगे। ओके ओके ओके। जी। तो देखा जाए तो पुराना पैटर्न आपको 4-5%, 6% रिटर्न चाहिए तो आप LIC में जा सकते हैं, और आपको जी। 10 से +% रिटर्न चाहिए, 8 से प्लस रिटर्न चाहिए तो आपको SIP में मूव ऑन करना पड़ेगा। Yes, yes. इसके अलावा सर SIP की और कुछ खूबसूरतियाँ, जैसे कम प्रीमियम जो होता है या फिर ज़्यादा प्रीमियम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो कैसे कैसे कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कस्टमर? सर सिप में तो बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, आप 500 रुपये महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। और बिग इन्वेस्टमेंट की तो कोई इसमें लिमिटेशन लिमिट ही नहीं है सर। ओके 10,000 से कर सकते हैं, 5,000 से कर सकते हैं, जैसे आदमी की अपनी हैसियत है उस जी। हिसाब से उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता सकता है, है। Yes. इन्वेस्ट किया जा सकता है। ओके, तो इसमें सर कोई लिक्विडिटी रहती है कि जैसे मुझे मान लो 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1.5 साल बाद पैसे की ज़रूरत है, तो क्या हम निकाल सकते हैं? जी, इसमें बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। आप सर एल्कलाइन वाटर का भी काम करते हैं, कैंगन आई थिंक कोई कंपनी है जो एल्कलाइन पे जी, एनर्जिक कैंगन वाटर। ओके, ये क्या है सर, ये कैसे काम करता है, उसके लिए क्यों ज़रूरी है लोगों के लिए आज की डेट में? सर आज के समय में हमारा जो सारा पानी है ज़मीन के अंदर का भी ओके और ज़्यादातर नदियों का भी जी। सारा एसिडिक वाटर हो चुका है। ओके और आज के युग में सभी आपका मिनरल वाटर एंड RO को वाटर यही पी रहे हैं, जो कि बिल्कुल सबसे ज़्यादा नुकसानदायक पानी होता है। RO के पानी से घुटनों की समस्या, जी। एसिड गैस की समस्या, ओके मतलब जितनी एज होती है उतनी समस्या इस पर ज़्यादा आती जाएंगी। ओके और हमारे कैंगन वाटर, इसमें आपको ये माइक्रो क्लस्टर पानी होता है, एल्कलाइन वाटर होता है ये। जी इस पानी को पीने से आपका कोलेस्ट्रॉल बर्न होता है। जी और जो भी कैंसर पेशेंट हैं जी जी। जिनको कीमो हो जाती है, जो अंदर से बॉडी ब्लैक हो जाती है, ओके उसको ये पानी उस ब्लैकनेस को बिल्कुल रिमूव करता है। जैसे नॉर्मल अंदर से शरीर होता है उसे बिल्कुल कर देता है। ओके और आपको पथरी की समस्या वो नहीं बनने देगा। ओके और जिनको हाई एसिडिटी रहती है वो नहीं बनने देगा ये पानी। मतलब ऑल ओवर ये पानी सबसे बेस्ट है आज के समय, एल्कलाइन वाटर। एसिडिटी वालों के लिए तो मतलब बहुत और रामबाड़ है, कोई किसी प्रकार की गैस नहीं बनने देता ये तो पानी। इसका सर कैसे, क्या चार्ज रहता है, कितने पर लीटर, क्या कुछ रेट वगैरह है इसका? देखिए सर, जो कैंसर पेशेंट है वो हमारे यहाँ से एक लिमिट में पानी डेली फ्री ले जा सकते हैं। ओके उनके लिए बिल्कुल हमने निःशुल्क कर रखा है पेशेंट के लिए। ओके ओके बाकी इसमें हमने बहुत न्यूनतम चार्ज पे पानी दे रहे हैं, वो भी ऑफिस से दे रहे हैं, हमारे यहाँ सप्लाई का नहीं है। अच्छा हम एक 10 लीटर की कैन 50 रुपये में देते हैं। ओके, तो ठीक है सर, मतलब रेट भी ऐसा कोई खास नहीं है, हर इंसान जी। पी सकता है इसको। और खासकर अभी एसिडिटी में तो दुनिया भर की बीमारी भी बन जाती है, डॉक्टर के पास फीस हम लोग दे ही रहे हैं। आई थिंक ये पानी पियेंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और बाकी सर आप मॉल में ये बोतल लेंगे तो आधा लीटर की सर 150 से 200 रुपए की एक बोतल मिलती है सर। जी। ओके, और इसकी मेनली हमारा इसमें मशीन सेल्स का काम है, कैंगन वाटर का। मशीन सेल्स का, तो कोई मशीन आपसे ले सकता है? जी, हमारा होलसेल का काम है। ओके काफ़ी लो रेट पे हम मशीन को सेल करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अगर कोई मशीन लेना चाहता है तो सर का खुद का काम भी है, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सर का नाम नंबर दे दूंगा, तो आप पानी के लिए, अल्कलाइन वाटर के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आपको जैसे अगर कोई आपसे कोई सर्विस लेना चाहे, जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें, आप फाइनेंस प्रोडक्ट में डील करते हैं, जी तो क्या आपको कोई फ़ोन कर सकता है? जी बिल्कुल, ये मैंने जो सारे प्रोडक्ट बताए इसमें मैं डील करता हूँ। ऐसा नहीं कि ये अगर प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी पहले से ले रखे हैं, तो अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होती है, कोई एडवाइज़र आपकी हेल्प नहीं करता, उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, आप मुझसे कभी भी हेल्प भी ले सकते हैं। ओके, तो सर ऐसा कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो ऐसा कौन सा हमें जब प्लान लेते हुए कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी फीचर्स बहुत ज़रूरी है, कि ये फीचर्स के बिना प्लान होने ही नहीं चाहिए,
मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलर प्लान की बात कर रहा हूँ कि जब भी आप प्लान लो तो इन फीचर्स के पैरामीटर को जांच लो और आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। कोई कंपनियाँ तो सारी अच्छी हैं, कोई ऐसी तो है नहीं कोई जी। कंपनी बुरी है। जी बिल्कुल दीपक जी, आपने सही कहा है। लगभग कंपनियों के प्लान लगभग सिमिलर हैं, जी सबसे मिलते जुलते प्लान है, लेकिन कुछ कंपनियों के बहुत अच्छे प्लान हैं। जैसे जी। मैं किसी विशेष किसी भी कंपनी का नाम लेकर, जैसे अपने नीवा भूपा है, मैं इसी की बात करता हूँ। जी तो इसमें मुझे टाइटेनियम प्लान सबसे बेस्ट लगता है। ओके इसमें एक तो प्रीमियम कभी, एक इसमें लॉक द क्लॉक का एक फीचर है फीचर है। ओके ओके जो कि आपके प्रीमियम को कभी बढ़ने नहीं देता। जब ओके सर। जैसे आपने आज 30 की एज पे लिया, जी सपोज आपका उस समय प्रीमियम है 20,000 हस्बैंड जी। एंड वाइफ का, और वही आप पहुंच गए 45 पर, ओके तो आपका प्रीमियम वही सेम रहेगा जब ओके। तक आप क्लेम नहीं लेंगे। वो जब तक आपका प्रीमियम अमाउंट नहीं बदलेगा। बहुत बढ़िया। और जब आपने क्लेम अगर ले लिया जी तो उसके बाद उस समय जो उसका ग्रेड चल रहा होगा, प्रीमियम ग्रेड, उसी जी, के जी। अकॉर्डिंग वो अगले वर्ष से चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा। तो ये तो इसका सर- सबसे यूनिक फीचर है। ओके और फीचर तो इसमें काफ़ी है। जी। एक इसमें रीस्टोरेशन का फीचर है, अनलिमिटेड रीस्टोरेशन। सपोज आपने जैसे 10 लाख का इसमें आप समय शॉर्ट लिया जी और 10 लाख आपने खर्च कर दिया, ओके ठीक है, आपके पास इसमें कंपनी क्या करेगी, दोबारा आपको 10 लाख फिर रिस्टोर कर देगी, आप उसे खर्च करिए। और ये यूनिक फीचर अनलिमिटेड चलता ही रहेगा, और सेम पर्सन सेम इलनेस अच्छा आपको वर्ष में मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार एक इलनेस पे क्लेम ले लिया, पैसा खर्च कर लिया, दोबारा कंपनी नहीं देगी। बहुत सी कंपनी में ऐसा होता है कि नहीं साहब, आपने क्लेम ले लिया, आपको पैसा दोबारा नहीं मिलेगा। ओके। तो ये तो वाकई से अच्छा फीचर है, क्योंकि जिन लोगों को मान लो बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी क्लेम हो जाता है, 5 लाख 10 लाख 5 लाख 10 लाख, कई बार मल्टीपल क्लेम हो गए साल में, तो उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। सर इसमें तो फीचर तो बहुत बेस्ट है। जैसे अब रूम रेंट पे आई है सर, इसमें ओके। अनलिमिटेड आप कोई सा भी रूम रेंट रूम ले सकते हैं, ओके स्वीट रूम ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट चाहे 20,000 हो 25,000 हो, कितनी भी हो। जी। ऐसा नहीं कि आपको आपके सम एश्योर्ड के 1% लेना है। बहुत सी कंपनियों में ऐसा क्लॉज है, ओके देखिए इसमें कोई उसकी कैपिंग नहीं है। ओके आप ओके। क्योंकि आजकल किसी भी आप मैक्स में जाइए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाइए, हम्म। आपको रूम वहाँ पे अवेलेबल नहीं है जी लो कैटेगरी का, तो आपको हो सकता है स्वीट रूम लेना पड़े। स्वीट रूम लेना तो पड़ेगा। वो ओके। अगर आपने अदर कंपनी का लिया है हेल्थ इंश्योरेंस, जी तो मालूम पड़े वहाँ पे कि आपको 10,000 तक ही आपको मिलेगा पैसा। लेकिन हम इसमें टाइटेनियम प्लान में आपको कोई कैपिंग नहीं है, आप 20,000 का ले लें, पीछे 25,000 का ले लें, जी तो अप टू सम एश्योर्ड तक आप ले- जी अप टू सम एश्योर्ड तक आप ले सकते हैं। ओके। ये तो सर दोनों फीचर्स आपने 3 फीचर्स बताए, तीनों फीचर बड़े शानदार हैं। एक तो आपकी लॉक द क्लॉक आपने बताया कि वहाँ पे प्रीमियम ही नहीं बढ़ता, प्रीमियम नहीं claim बढ़ेगा, आता, तो जब आपकी तक- एज फिक्स हो गई आज की यस, डेट एज पे, फिक्स आप होगी premium सर। पर। और दूसरा आपने बताया रिस्टोरेशन, जहाँ पे लोगों को अगर मल्टीपल क्लेम लेने पड़ जाते हैं तो अपनी जेब से पैसा नहीं जाता। जी और एक आपने ये बता दिया कि आपका तीसरा फीचर है जहाँ पे आपको कोई भी किसी तरह की कैपिंग नहीं है रूम पे, जी तो आप कितने हज़ार का भी जो भी समय एलिजिबल होगा स्वीट रूम डिलक्स रूम आप ले सकते हैं। जी। तो सर इसी में मेरा एक और ये क्वेश्चन था कि जैसे ये जो डिपार्टमेंट है आपका, ये चाहे पानी वाला हो, एल्कलाइन वाटर वाला हो, जी चाहे सर आपका इंश्योरेंस वाला हो, ये सर्विस ओरिएंटेड है, तो आप कैसे ये सारी चीज़ों को मैनेज कर पाते होगे? कस्टमर के फ़ोन तो आपके पास सर रात को भी आ रहे होंगे, दिन में भी आ रहे होंगे, तो फ्रस्ट्रेशन होता होगा कभी कभी, तो सर उसको कैसे मैनेज करते हैं? सर फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होता जी सर, क्योंकि ये मेरा काम है और करम ही पूजा है सर। काम ही पूछो। तो इसको मैं कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं फ्रस्ट्रेशन से मानता। आप देखते ही नहीं हैं। कभी भी 24 आवर्स कस्टमर मेरे पास फ़ोन कर सकता है। जी 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 जी। तो मैंने इसे सर सुना था कि जब काम में भक्ति आ जाती है तो फिर ये जो आपको फ्रस्ट्रेशन है या बहुत सारी चीज़ें लगती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसमें बिलीव करते हैं और उसी की तरीके से आप जीते हैं, तो वो लगता ही नहीं है, वो मोटिवेशन में बदल जाता है यस फ्रस्ट्रेशन। यस। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है सर। इसके अलावा सर जैसे आप कोई कस्टमर को संदेश देना चाहेंगे? मैंने बहुत बार देखा है कि कस्टमर कभी कभी होते हैं सेल्स में, तो वो भी पेशेंस नहीं रख पाते, जी तो उनके लिए कि भाई हम भी मशीन नहीं है, इंसान है, हमारा भी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सोशल एक दायरा है, जी। तो उसमें कभी कभी लगता है कि वो घुस गया और हर समय फ़ोन हो रहा, 12 बजे रात को 12 बजे भी हो रहा है, 1 बजे हो रहा है, तो उनके लिए कोई आप मैसेज इस तरह का कुछ देना चाहते हैं कि? सो उनके लिए तो मैं एक यही मैसेज दूंगा कि जी। एक तो अपने एडवाइज़र पे बिल्कुल ट्रस्ट करें, जी और ट्रस्ट के साथ साथ जी एडवाइज़र
का जो हेल्प हो सकती है उसे भी अपनी तरफ से फुल एफर्ट आपको दें। अगर वो कोई आपसे चीज़ मांग रहा है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे पूरा करने में सहयोग करें। ओके। ऐसा नहीं कि एडवाइज़र ही करेगा उस चीज़ को। ओके। तो मेरा कस्टमर से ये है कि आपको भी ये सहयोग करना चाहिए, जिससे कि आपस में दोनों में बॉन्डिंग अच्छी चले और उसे भी दिक्कत ना हो। भाई आपके लिए तो एक एडवाइज़र है, लेकिन एडवाइज़र के पास सैकड़ों कस्टमर हैं। ओके। तो इस दृष्टि से भी उसे देखना चाहिए। दृष्टि से देखना चाहिए जी। तो चीज़ें स्मूथ रहेंगी। यस। यहाँ पे सर मैं एक छोटी सी मुझे बात याद आई, जैसे कि ये सभी कस्टमरों की बात है, मतलब मैं भी कहीं किसी का कस्टमर हूँ तो मुझे बिल्कुल तुरंत चाहिए सारी चीज़ें जी। लेकिन अगर मैं अपना कोई काम होता है, जैसे मान लो कि मेरा प्रॉपर्टी का काम है या फिर मेरे बच्चों का काम है, तो वहाँ पे जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं उनको सबको बड़े प्यार से स्मूथ वे में मैनेज कर लूँगा। लेकिन जब मैं किसी कस्टमर बनूंगा तो मैं चाहूँगा कि यार वो फटाफट चीज़ें वो ही करा के दे दे सारी। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो भी जो आप एजेंट से या किसी से मैनेजर से वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी आपकी चीज़ है। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपका ही प्रोडक्ट है, वो जो आपने ले रखा है जिसकी आप सर्विस चाहते हैं। जी। तो अपनापन आना चाहिए कि भाई ये भी मेरा है और इसमें मुझे कहीं ना कहीं हेल्प दूसरे बंदे की भी करनी है अगर वो कुछ डिमांड कर रहा है जी। तो बिल्कुल ये बात ठीक ही है सर। इसके आगे सर मैं जैसे थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। कौन कौन है सर अपनी फैमिलीज में? मेरी फैमिली में मेरी पत्नी है, मेरी 2 बेटियां हैं। ओके। और मेरी वाइफ टीचर है जी। मेरे बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं। ओके, वेरी नाइस सर। जो सर्विस ओरिएंटेड काम है ये अपना कस्टमर को लेके, तो इसमें डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है सर? ये टाइम के पे पहुंचना कितना इम्पोर्टेंट है? सर टाइम पर तो ज़रूर पहुंचना चाहिए। जो कस्टमर समय दे रहा है कायदे से उसी समय पर ही पहुंचना चाहिए। ओके। चाहे कस्टमर हमें चाहे आगे का समय दे दे, लेकिन हमें कस्टमर के समय पर पहुंचना है। ओके, मतलब ये डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट का। जी बिल्कुल, नहीं तो ग्रोथ फिर आप भूल जाओ। बिल्कुल सर। जो लोग, मैंने काफ़ी लोगों को सर देखा है वो मतलब लेट लतीफ़ रहते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हम अगर इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं जहाँ पे कस्टमर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है सर, लेट लतीफ़ रहेंगे तो कोई दूसरा बंदा या दूसरा एडवाइज़र उस पॉलिसी को क्लिक करेगा सर। ऑब्वियस। हम उसे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं समय पर सर्विस देंगे, तो दूसरा बंदा आकर वहाँ सर्विस देगा और उस पॉलिसी को क्लिक करेगा, उठाएगा। बिल्कुल काम में सर पंक्चुअलिटी तो नंबर 1 है ही है। ओके, बिल्कुल सही बात है सर। आप एक ऐसे शख्स हैं जो कस्टमर को हिलने ही नहीं देते। लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, मेरे पास है। हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, मेरे पास है। टर्म इंश्योरेंस चाहिए, मेरे पास है। आपको पानी चाहिए, कोई सी भी प्रॉब्लम जो आपको डॉक्टर के पास आपको जाना है उसके लिए आपको बीमारी खत्म कर देगा, वो भी आपके पास है। जी सर। तो सर देखा नहीं यार, आप रोजी रोटी बंद कर रहे हैं लोगों की। नहीं सर, रोजी रोटी नहीं सर, ये तो आप इतना सारे काम खुद ही कर लेंगे तो फिर दूसरे लोग क्या करेंगे? सर आज भी चाहे लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सिप हो जी, चाहे ये एल्कलाइन वाटर हो जी सर, इतनी कम लोगों के पास ये सुविधा पहुंच रही है। ओके। अभी यहाँ काफ़ी लाखों एडवाइज़रों की ज़रूरत है, जब जाके हम सबका इंश्योरेंस कर पाएंगे और सर्विसेज दे पाएंगे। आज भी लोग इन सर्विसों से बहुत अनजान है, इन चीज़ों के बारे में जानता ही नहीं कि हाँ ये सब भी हो सकता है, चीज़ें भी हो सकती हैं। हमें लाइफ इंश्योरेंस लेने से ये लाभ हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस होने से ये लाभ हो सकता है, या ये एल्कलाइन वाटर पानी पीने से ये लाभ हो सकता है, या सिप लेने से ये लाभ हो सकता है। ओके। अभी अवेयरनेस की सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें लगता है कि हम इस सेक्टर में कि या बहुत सारे एडवाइज़र हैं या बहुत सारे टीम लीडर हैं, लेकिन जब हम उसे व्यापक रूप से देखते हैं पूरी दृष्टि से, तो बहुत न्यून है, बहुत कम है सर। आज भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ सर सिर्फ LIC को जानते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई जानता ही नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस, ज़्यादा लोग नहीं जानते कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसे कराना क्यों जरूरी है, इसके क्या लाभ है। वो समझते कि यार ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, हमने इसे प्रीमियम दिया, इसे रिटर्न कुछ नहीं आएगा। सपोज आज हमने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया, किसी भी कंपनी का लिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और उसे 2 साल बाद या 3 साल बाद कोई मेजर डिसीज हो गई, सपोज उसमें 20 लाख रुपए उसका खर्चा आ गया, और वहीं हमने अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड का कोई भी इंश्योरेंस ले रखा होता तो वो सारा उसका कवर कर लेता। वहाँ एक हमारा वो छाते के रूप में हमारे ऊपर लगा हुआ, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने देगा हेल्थ इंश्योरेंस। सर के पास तो एक तरीके से हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो गाइस, आप अगर कुछ सर्विस चाहिए, किसी चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में, मैंने पहले भी कहा था, मैं नाम नंबर दे दूंगा। सर के पास सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक जगह से, कहीं ना कहीं सर प्रोवाइड कर रहे हैं। सर एक मेरा ये भी क्वेश्चन है आपसे
कि ये जो आपका फाइनेंस सेक्टर का काम है, फाइनेंशियल सेक्टर का, तो इसमें आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे कुछ लोग बेरोजगार हैं, कुछ नई जनरेशन है, कुछ लोगों पे काम नहीं है, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, जी तो जैसे आप फ्रीलांसर काम करते हैं जी तो अच्छा काम है सर आपका, जी। तो क्या आप लोगों को संदेश दे सकते हैं कि इस काम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, सक्सेस है? इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी सक्सेस है। जी सर। हमको इसमें कुछ नियमों पे काम करना होगा। जैसे कि सबसे पहले अपना पंचुअलिटी रहना है, पंचुअल रहना है। ओके। कोई भी काम करना है, कोई भी कस्टमर हमें समय देता है उस समय पे पहुंचना है, उसकी जी। सर्विस समय पर करनी है। जी। जो भी वो बोलता है उसका हमें पॉजिटिव जवाब देना है। ओके। और हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कम से कम प्रतिदिन हमें 5 नए व्यक्तियों से मिलना चाहिए। ओके। 5 नहीं तो 2 मिलें, 3 मिलें, मतलब मिलना ज़रूरी है। ओके। हमें अपना एक ऐसा कॉर्पस बनाना चाहिए जिससे कि हमें काम मिलने की संभावना हो। जी। भाई आज नहीं तो कल आप कोई भी चीज़ क्लिक करते रहेंगे, आप उसे वीकली एक मैसेज ड्रॉप करेंगे शुभ प्रभात का, जो भी कोई एक बढ़िया सा थॉट बना के भेजेंगे और किसी भी फेस्टिवल पे भेजें जी। या जी। कुछ भी, जिससे कि वो आप उसके दिमाग में आपका विचार रहे कि यार ये अपने दीपक जी हैं, इन्होंने मैसेज भेजा है। सिर्फ इतना आना चाहिए, ज़्यादा आपको किसी को मैसेज भी नहीं करना चाहिए। जी। 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 तो आप उसमें प्रयास करेंगे तो मुझे निश्चित मैं इतना मानता हूँ कि आपको सफलता एक ना एक दिन मिलेगी ज़रूर, और जब मिलना चालू होगी तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपका इतना बड़ा कॉर्पस बनेगा, आपको कोई आवश्यकता किसी भी चीज़ की अतिरिक्त काम की उसके अलावा पड़ेगी नहीं। मुझे जो लगता है आपके काम में एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, जी वो क्या है? जैसे आजकल की जनरेशन है वो नौकरी पे ही फोकस है उसका, जी तो वो नौकरी करना पसंद करती है लेकिन अपना बिजनेस करना पसंद नहीं करती। लेकिन आपके बिजनेस में, आपका फ्रीलांसर काम में मुझे सबसे बड़ा जो बेनिफिट लगता है कि हम कस्टमर से ओरिएंटेड काम है, हम जी। कस्टमर से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कितने सारे कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, अलग अलग तरह के कस्टमरों को। जैसे जी। एक डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, जज भी हैं, जी तो आपके तो कहीं ना कहीं उनसे एक तरीके से पर्सनल संबंधी बन जाते हैं, तो जी, कहीं ना कहीं बिल्कुल। कुछ काम जब कोई पढ़ते हैं तो वो भी निकल जाते होंगे जीबी में। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है इस काम का मेरे जी ख्याल से, सर। जो और कामों में नहीं। नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में कहाँ ये सारे आपके कोई काम फंसे हुए तो निकलेंगे ही नहीं। नई जनरेशन के लिए आप इस लाइन में, आपने कहा कि भाई बहुत स्कोप है ये, तो कोई सर उनको आप मोटिवेट किसी लाइन से करना चाहेंगे, कोई शायरी, कोई लाइन? बिल्कुल करना चाहूँगा। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया लाइन। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाला जाता है। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, Thanks. आपने इतनी अच्छी लाइन कही। कहीं ना कहीं हम सभी सोशल एनिमल हैं, जी तो सर आप यकीन करते हैं भगवान में, गॉड है या नहीं है? जी सर, मैं भगवान पर सबसे ज़्यादा यकीन रखता हूँ सर। कोई ऐसा सर आपकी लाइफ का कोई इंसिडेंट भगवान को लेके जहाँ पे आपको लगा कि भगवान है वाकई में? नहीं, भगवान बेशक दिखता नहीं है, हले होता ज़रूर है। ओके। जब हमें कुछ नहीं दिखता तो सिर्फ भगवान ही दिखता है। ओके। तो मेरे जीवन में कई ऐसे पड़ाव आए जब मैं सब जगह से उम्मीद खो चुका था, लेकिन जब मैंने मन से और दिल से और अच्छे मतलब एक पॉजिटिव थिंग से मतलब ईश्वर को याद करा जी। और उनसे कुछ चाहा जो वास्तव में सही था, तो मुझे ईश्वर ने वो दिया। हर व्यक्ति को एक आस्थावान जरूर होना चाहिए। एक मतलब आस्थावान होना हाँ, चाहिए। अपने मतलब ईश्वर में आस्था जरूर रखनी चाहिए। पहले इतना शायद ये था कि पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। आजकल जैसे लोग वागों को देखा जाए तो अगर उन्हें कुछ भी सेलिब्रेशन करना है तो जी। पहाड़ों पे ही करना है, तो एकदम निकलेंगे रात को सीधे जाके जो भी। अब आजकल तो मतलब वो यहाँ तो फिर ये कि धार्मिक स्थलों को कुछ जगह मैंने देखा है कि उन्होंने इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ कर दी है कि पार्टी के तौर पे वो जाने लगे। पहले धर्म के नाम पे जाते थे, एक कहीं ना कहीं फीलिंग आती थी कि यार मैं पहाड़ों पे जा रहा हूँ और मतलब देव दर्शन करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी सर वो देव दर्शन की जगह दैत्य वाले काम करके आते हैं वहाँ पे। तो इस पर कुछ सर सलाह देना चाहेंगे, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा है दीपक जी। हम कहीं भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो अपने आस्था के साथ ही जाना चाहिए, जिसका परिणाम हम केदारनाथ त्रासदी में देख चुके हैं जी। जो कि पहाड़ में भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन कोई साहब जा रहा है कि हम हनीमून मनाने जा रहे हैं, भगवान जी के दर्शन भी कर लें। कोई जा रहा है चलो यार एंजॉय करने चलते हैं,
भगवान के दर्शन करें और रास्ते में अपने शराब पी रहे हैं या कुछ भी गलत कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ के उसका दुष्परिणाम तो मिलने ही है। जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो प्रकृति भी एक उसका परिणाम देती है, जो कि हम केदारनाथ त्रासदी में देख चुके हैं। आदमी के पास पैसा था, सोना था, गाड़ी थी, वो सिर्फ एक गिलास पानी के लिए तरस रहा था। हे भगवान, एक गिलास मुझे पानी दे दो, 2 रोटी दे दो। वहाँ इंसान का पैसा काम नहीं करा था, सिर्फ आदमी के अपने कर्म काम करे थे। जिनका कर्म अच्छा था वही बच कर आए, और जिन्होंने गलत भावना से अपनी यात्रा करी थी उनको उनका परिणाम भोगना ही पड़ा था। ये बात बिल्कुल सर आपकी सही है। मैं भी अभी कुछ दिन पहले गया था, तो लोग वहाँ पे क्या था कि मीट वीट को उसी नदी के पानी में ही साफ कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। ये मतलब देखा जाए तो कहीं जो देवभूमि थी जी, जो इस परिप्रेक्ष्य से आदमी जाना चाहता था, वो अभी इन्होंने बिल्कुल खंडित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी जब अपना प्रकोप डालती है तो फिर ऐसी घटनाएं तो ऑब्वियस है कि होंगी। और अभी अगर इनसे सबक नहीं लेंगे तो फिर और भी दुष्परिणाम इसके हो सकते हैं। आई थिंक प्रकृति अपना परिणाम तो देगी सर, आज नहीं तो कल। बिल्कुल देर है अंधेर नहीं है सर। बिल्कुल। इसमें सर एक मेरा ये जानना था आपसे, जैसे कि भगवान को तो हमने नहीं देखा, ठीक है ना, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी को फील करते हैं। बिल्कुल। तो अभी भगवान के रूप में हमारे माँ बाप बैठे हैं जी, तो क्या माँ बाप बड़े हैं, भगवान बड़ा है? ये क्वेश्चन हमेशा असमंजस में रहता है सर। मैं अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरी नज़र में तो माँ बाप ही सबसे बड़े आदमी के जीवन में सबसे बड़े हैं। वो ईश्वर से भी ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि वही हमें आगे रास्ता बताते हैं कि ये हमारे भोले बाबा हैं, ये हमारी शेर वाली माता है, या जो भी हमारे इष्ट हैं देवी देवता, उनका मार्गदर्शन वही करते हैं। अगर हमारे माँ बाप ये नहीं कहेंगे कि बेटा जाओ अपने भोले बाबा को जल चढ़ाओ, तो हमको उसकी आदत लगेगी नहीं। हमको कैसे पता लगेगा कि हमें भोलेनाथ पे जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए? तो हमारे सबसे प्रथम मार्गदर्शक हमारे माँ बाप ही होते हैं जी। एक पेरेंट्स का सभी का रहता है कि मेरे बच्चों को यार किसी के विषय की IAS बने, किसी का डॉक्टर बने, किसी का इंजीनियर बने, है ना। तो ये क्या ज़रूरी है सर, हमें अपने सपने हैं जो हम चाहते हैं पूरा हो अपने बच्चों के माध्यम से, तो उन पर कहीं वो प्रेशर नहीं डाल रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। ज़्यादातर पेरेंट्स आज अपने बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ही डाल रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि मेरे बच्चे की हॉबी क्या है, रुचि क्या है, और जो रुचि है उससे रिलेटेड अपने लाइन सर्च करें। ऐसा नहीं, आज तो भाई अपना आधुनिक युग है और सारी चीज़ें बिल्कुल ओपन है। अपना नेट, अपना गूगल का ज़माना है। कोई भी चीज़ आप सर्च करिए, किसी से भी आप पूछिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं यार क्या करना है। और बच्चे से कहिए, बच्चा भी अपना 100% वही देगा जहाँ उसकी हॉबी होगी और रुचि होगी, काम वही कर पाएगा। अब मेरी रुचि है डॉक्टर बनने की, आपने बोल दिया यार तू IAS PCS बन, तो मैं अपना 100% तो अपना डॉक्टर बनने में ही दूंगा, IAS PCS में नहीं दे पाऊंगा। ऑब्वियस है सर, ऑब्वियस है। आपको 100 नंबर नहीं लाने, आपको अपना जीवन में हमेशा 100% देना है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे अपना जॉब हो, चाहे अपना बिजनेस हो। सर वाह, आपने बहुत अच्छी लाइन कही कि आपको 100 नंबर नहीं लाने हैं, आपको 100% नंबर नहीं लाने हैं, आपको 100% अपने काम में देना है। तो सक्सेस आपके कदम डेफिनेटली चूमेगी, चाहे आप खेल हो, कूद हो, कुछ भी करो, चाहे आप जॉब में जा रहे हो, या किसी प्रोफेशन में जा रहे हो। तो अभी जैसे आपने लाइन कही थी कि माँ बाप बड़े हैं भगवान से, तो क्या हमें, जैसे आजकल हम पेरेंट्स हैं, तो हम जैसे बच्चों के लिए प्लान करते हैं जी, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज प्लान करते रहते हैं कि यार ये बच्चे को ये देंगे वे देंगे जी। ऐसे क्या सर आज आप मैसेज देना चाहेंगे यंग जनरेशन को कि यार उनको भी माँ बाप के लिए ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए माँ बाप के लिए। भाई हम ये जानते हैं कि भाई हम माँ बाप को ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो उनकी जो खुशियाँ हैं, जो माँ बाप आपके लिए कुर्बान कर रहे हैं अपनी खुशियों को, उन खुशियों को कुछ हम सूक्ष्म रूप में दे सकते हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं, उनका बर्थडे आता है उसमें एक सरप्राइज सेलिब्रेशन रख सकते हैं घर में, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, एक केक ले आओ और उन्हें एक अच्छी सी एक्टिविटी कुछ करके दिखा दो, एक कोई उनके ऊपर कोई पोइम सुना दो, या उनके ऊपर कुछ भी आप एक संदेश दे दो, या कोई भी अच्छा सा गाना गा के सुना दो उन्हें, या डांस करके दिखा दो। माँ बाप तो इतने
इतने मतलब Soft corner होते हैं कि वो कोई सॉफ्ट कॉर्नर हर उनका चीज़ में दिल खुश हो होता है, वो तो बच्चों आपकी के एक लिए। खुशी से ही पिघल जाएंगे। सही बात है। आपके चेहरे की स्माइल मतलब उनकी स्माइल। जी, सर एक बच्चों की खुशी में पेरेंट्स की खुशी होती है, तो बिल्कुल, एक बिल्कुल। सर एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी अभी हम बात कर रहे हैं। जी आपने देखा होगा कि पेरेंट्स बच्चों को अप्रॉक्स 20 से 25 साल उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट है या कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहेंगे, माँ बाप का हाँ, जो प्यार होता है वो कोई किसी का ये नहीं कि हमें जी रिटर्न में कुछ चाहिए, जी वो बिल्कुल निर्मल प्यार होता है, जी उसमें कोई लाग लपेट नहीं है कि मैं अपना बच्चा उसके लिए कर रहा हूँ। जी लेकिन वैसे देखा जाए, अगर नॉर्मली देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेरेंट 20-25 साल बच्चों की परवरिश में लगाते हैं, जी ठीक है। बच्चा जैसे 20-25 साल का होता है वो गर्लफ्रेंड की परवरिश में लगा देता है, जी तो कभी भी माँ बाप को तो स्पेशल फील ही नहीं कराता, वो स्पेशल फील अपनी गर्लफ्रेंड को कराने में लगा होता है या तो ये सर कैसे आप इसको कैसे देखते हैं और उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई ये सही नहीं है, या वो सही है तो एटलीस्ट आपके माँ बाप को भी आप प्रायोरिटी पे रखो यार। सर, ये तो एक उम्र का आप इसे अट्रैक्शन समझ सकते हैं, जी लेकिन पेरेंट्स को भी जी उसके साथ साथ उन चीज़ों को समझना चाहिए और उनको वो भी चीज़ें समझाए बच्चों को जी कि बेटा ये एक उम्र का पड़ाव है, लेकिन ये समय आप अपना एजुकेशन में देंगे जी तो आपको एजुकेशन रिवर्ट में बहुत अच्छी चीज़ें देगा। तो ऑब्वियस ये समय अगर आपने इन्हीं चीज़ों में निकाल दिया जी तो इसका कोई भविष्य में कोई औचित्य नहीं है। ओके। तो आपके कहने के अकॉर्डिंग मतलब आप माँ बाप को स्पेशल फील कराओ मत कराओ, लेकिन आपकी जो एजुकेशन है आप जी, उसको कल आप कंप्लीट कर यस लेंगे तो हमारे लिए वो स्पेशल हो जाएगा, यस यस, और फिर आपके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है प्यार मोहब्बत करने के लिए, आप ताउम्र प्यार करो। बिल्कुल। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे बच्चा वयस्क हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो देखा जाता है कि वो दुनिया की सुनेगा, उसको माँ बाप के अलावा सबकी बातें अच्छी लगेंगी, उसको फ्रेंड्स की अच्छी लगेंगी, अड़ोसी पड़ोसियों की अच्छी लगेंगी, लेकिन पेरेंट्स की अच्छी नहीं लगेंगी, या कहीं कुछ कहा सुनी हो गई, माँ बाप ने कुछ बोल दिया तो वो क्या करेगा, उनसे दूर होता चला जाता है। तो इसमें आप कैसे उनको समझाना चाहेंगे कि यार माँ बाप ही सही सलाह दे सकते हैं, भाई दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा, जी जो कार्य माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, जी एक माँ बाप ही चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे बड़ा बने और मुझसे ज़्यादा चीज़ों को समझे। एक वही होता है जो जीवन में चाहता है, और कोई नहीं चाहता कि ये मुझसे आगे बढ़े। चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, चाहे आपका सबसे अच्छा पड़ोसी हो, XYZ कोई भी सही, माँ बाप से बढ़ के आपके हित की बात कोई जीवन में नहीं कर सकता और ना ही कोई अच्छी राय दे सकता। ये जनरेशन की तरफ से भी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, नई जनरेशन की तरफ से जी आपसे, कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए क्या आजकल, जैसे पहले हुआ करता था, मेरे एक सीनियर हैं जी तो वो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जी कि पहली जो औलाद हुआ करती थी, मतलब हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से के पेरेंट्स की, मतलब हमारी दादा परदादा वाली, जी तो अगर आप उनमें जूता मार दोगे, ठीक है, तो वो जूता फिर आपका लाएगा और आपको दे देगा कि पापा और मार लो। जी उसके बाद में फिर जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन आई, उसमें अगर पापा जूता मारता है बेटे को तो क्या रहेगा, वो जूता आपको जवाब नहीं देगा लेकिन जूता ला के ही नहीं देगा। जी अब की जो जनरेशन है, अगर आप उसको कुछ कह दोगे, जूता तो मारना बहुत बड़ी बात है, तो आप कुछ ना कुछ उससे वही जो शब्द बोल रहे हो वो आपको रिपीट में शायद 2-4 शब्द और बोल जाएगा। तो हमें फिर सर आज की जनरेशन को हैंडल कैसे करना चाहिए? देखिए दीपक जी, पुराने समय की बात अलग थी। जी पुराने समय में एक आपस में एक दूसरे के प्रति काफ़ी रिगार्ड रहता था। जी जी अगर हमारे चाचा हैं, ताऊ है, तो बहुत बड़ी मजाल होती थी, हम उनके सामने कोई भी गलत काम करते थे हमें बड़ा डर लगता था, यार चाचा आगे ताऊ आगे। लेकिन आज की जनरेशन ऐसी है कि उनको ज़्यादा मतलब सामने किसी भी रिश्तेदार से इतना बड़ा मतलब नहीं रहता। और अब बात आती है समझाने की, भाई कोई भी वो काम करते हैं तो हमें उनके हिसाब से उनकी परिस्थितियों को देखना चाहिए, बच्चों की आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। कभी कभी हम उनकी बातों को गलत दे लेते हैं। जैसे कोई मतलब बेटी है और वो अपने फ्रेंड के साथ जा रही है, मेल फ्रेंड है, तो हो सकता है कि हम लोग उसे गलत दृष्टि से देखें, हमारा पड़ोसी गलत दृष्टि से देखें, लेकिन हमें पूरी वास्तविक जानकारी लेनी चाहिए, पूरे विषय की अपनी वास्तविकता पूरी जाननी चाहिए। और बच्चों को समझाते भी रहना चाहिए, बेटा मेल फ्रेंड हो या फीमेल हो, आप पढ़ाई से रिलेटेड बातें करो, उनके साथ रहना गलत नहीं है, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की गलत एक्टिविटी ना हो। एक दायरा जरूरी है, हमें अपने उस दायरे में रहना चाहिए। बाकी आप एंजॉय करो, मेल है फीमेल फ्रेंड है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉमन है, वो तो आज बिल्कुल कॉमन है, और आपको बस एक दायरा नहीं भूलना है।
बात भाई कि आपकी लाइफ है, एंजॉय करो। जी सर मेरा एक दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे सर हम लोगों के बच्चे हैं, आजकल आए दिन कुछ ना कुछ अपहरण की खबर सुनने को मिली जाती है, जी। तो आप सोशल सिक्योरिटी को या सिक्योरिटी को कैसे देखते हैं कि सेफ्टी है या नहीं है, या कोई मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है लेकिन उनको ये और करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का अगर खोने का दर्द वही जान सकता है जिसका बच्चा खोया है। हम लोग बातें कर सकते हैं कि भाई नहीं खोना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन दर्द वो फील ही नहीं कर सकता जिसका नहीं खोया है सर। तो इसके लिए कोई सेफ्टी के लिए सर कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट अच्छा कर रही है हम उसको और कुछ सजेशन दे सकते हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो खैर अपना भाई जो अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से सही कर रही है जी लेकिन उसमें थोड़ा गवर्नमेंट को और स्ट्रांग होना पड़ेगा जी। और एक बेटियों के प्रति ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जो भी नियम कानून है जी हमको कड़े से कड़े गवर्नमेंट को बनाना चाहिए और उस पर जल्दी अमल करे गवर्नमेंट। ओके। ऐसा ना हो उसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाए, और पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए जी। और गवर्नमेंट को भी थोड़े कड़े नियम लाने चाहिए। सर जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं आए दिन, अभी परसों 7-8 दिन पहले का केस मैंने सुना था जी जहाँ पे कासगंज के साथ सोनों का केस है। जी तो वहाँ पे एक लॉयर थी, लॉयर हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के गए कोर्ट कचहरी वगैरह में, और वो गायब हो गई। उसकी फिर 1 दिन या 2 दिन बाद लाश मिली, प्राइवेट पार्ट में उन्होंने सरिया वरी डाली थी। तो इतने भयानक करते लोग होते हैं तो रूह सी काँप जाती है। जी। तो इसके लिए सर कोई ऐसा फास्ट कानून नहीं बनना चाहिए कि तुरंत के तुरंत, या सरिया कानून की जरूरत नहीं है, जो सरिया कानून होता है कि आँख के बदले आँख, ऐसा सर, क्योंकि रुक ही नहीं रहे है ना। गवर्नमेंट बिल्कुल अपना पूरे प्रयास करती है, गवर्नमेंट को इसका नहीं कहना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक सख्त कानून की ज़रूरत है कि अगर आपने कोई गलत किया है, रेप खास कर रेप वाले मामले में, तो आपका प्राइवेट पार्ट सर कटनी चाहिए, दोनों हाथ कटने चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और इसकी वीडियो वायरल होनी चाहिए। वो जब रेपिस्ट घूमेगा तो ऑब्वियस है सर, पता पड़ेगा ना कि इसके हाथ क्यों कट गए। बिल्कुल। तो एक मैसेज जाएगा दूसरे लोगों को जो इतना घिनौना कृत्य करने के लिए सोचेंगे 1000 बार। अदरवाइज क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है, तारीख पे तारीख चलती रहती हैं और सारी चीज़ें हैं, कुछ है ही नहीं। कोई सख्त कानून हम बनाने की सोच ही नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल सर, गवर्नमेंट को अपने इसमें कड़े से कड़े नियम लाने चाहिए इन चीज़ों में, और ऐसा काम करना चाहिए कि आगे जो भी उसे देखे जी तो वो ऐसे कृत्य करने से घबराए कि यार ऐसा कृत्य करने से ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल सर। एक सर अभी मैंने वीडियो देखी थी, आए दिन आप भी देखते होंगे, वायरल होती रहती है वीडियो। हम क्या देख रहे हैं कि एक आदमी है, उसको 4 आदमी काट रहे हैं रोड पे, जी। और पब्लिक जा रही आ रही है। वो इसलिए नहीं पड़ रही भाई पचड़े में कि कहीं एक घर से उसकी लग जाए, हाँ। ठीक है ना। तो लेकिन अब आप ये देखो कि वीडियो बन रही है, उसको भी पता है, ठीक है ना, और वो डर नहीं रहा। तो बाकी सर सख्त कानूनों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 4 आदमी आज का माहौल ऐसा है कि वो नहीं बचाएंगे उसे, बिल्कुल नहीं बचाएंगे। लेकिन आप ये देखो जो आदमी उसको मार रहा है, घर से काट रहा है, उसके अंदर कानून नाम का खौफ नहीं है, वो डरता ही नहीं है कानून से। तो इसके लिए सर गवर्नमेंट को, अब कैमरे की वाली बात है, अब दिख रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, अब आप क्या कर लोगे। तो ये सर कितना जरूरी है सर आज की डेट में, मतलब हम फील ही नहीं कर पाते कि हम सेफ हैं, कोई भी आगे गड़सा बजा के चला ही जाएगा। यहाँ पे अपने संविधान में देखिए नियमों में तो बदलाव लाना होगा जी। ऐसे नियमों को लाना चाहिए कि आदमी डरे, यार मैं ऐसा गलत काम करूंगा तो मुझे ये होगा। अब आप बाहर अदर कंट्री में जाइए, बाहर दुबई में जाइए, जी जी, वहाँ देखिए बिल्कुल सोने में कोई वहाँ पे आपको पुलिस दिखेगी नहीं, या आपकी गोल्ड की ज्वेलरी की दुकान है तो ऐसी कोई बहुत बड़ी सेफ्टी नहीं होती। जी जी, लेकिन वहाँ आदमी के मन में एक भय है कि यार मैंने यहाँ चोरी करी, मेरे तो हाथ काट दिए जाएंगे, या मुझे मृत्युदंड दे दिया जाएगा, या मेरे साथ बहुत बुरे से बुरा हो जाएगा। तो ऐसा ही एक भय बनाना चाहिए इन अपराधियों के प्रति, जो ऐसे इन मतलब तुच्छ मानसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जी जी, उनको इतना कड़े से कड़ी उनको सजा देनी चाहिए, तो ये ऐसे काम करने से, ऐसे जुर्म करने से वो घबराएं और ऐसा सोचे भी नहीं। इसमें सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस से भी, और देखा जाए तो यहाँ पे कोई राजनीति बात नहीं कर रहे हम कि हम इस पार्टी के, हम उस पार्टी के। मैं सभी पार्टियों को से कहना चाहिए चाहूँगा कि जो भी पार्टी हैं, कांग्रेस है, बीजेपी, ये बड़ी पार्टियाँ हैं, यूपी में तो अपनी सपा है, बसपा है, ये बड़ी पार्टियाँ हैं, दिल्ली में केजरीवाल हैं, और भी बहुत सारी जितनी भी बड़ी पार्टी है, इनको कहीं ना कहीं एक सख्त कानून बनाना चाहिए, और ये भय पैदा होना चाहिए कि हम कोई भी क्राइम कर रहे हैं
तो उसके लिए एक बार आदमी हजार, अगर वो कर लिया उसने तो मतलब जब पहले कर ही नहीं पाया उसको, उसकी रूह कांप जाएगी, अगर मैंने कर दिया तो मेरे साथ ये होने वाला है। जी तो ये कहीं ना कहीं सऊदी कानून की ज़रूरत है इस देश में, एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, अदरवाइज हमारी देश की जो कानून व्यवस्था है वो अच्छी है, जी। लेकिन उसका अपराधी क्या करता है, नाजायज़ फ़ायदा उठा लेता है नाजायज़ फ़ायदा ना। बिल्कुल। कोर्ट पे तारीख चलेंगी और उसके लिए 1000 वकील भी खड़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं जी। वो उसे टेंशन नहीं है, मार देंगे, है ना। शार्प शूटर हैं भाई, आपको सुपारी दे दे के आजकल लोग जी। मर्डर करवा देते हैं, तो बिल्कुल। भय नहीं है। तो सारी पॉलिटिक्स पार्टी से ये रिक्वेस्ट है कि भाइयों इस पे कानून बनाओ, बहुत ज़रूरी है। सेफ फील नहीं कर पाते हम लोग। इसका बिल्कुल कतई कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी देश की कानून व्यवस्था ख़राब है, लेकिन आज सभी के हम फैमिली वाले हैं, सभी के बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, हमें, लेकिन कहीं ना कहीं डर लगता है जब हम घर जाने की सोच रहे होते हैं, या कहीं ना कहीं हमें डर लग रहा होता है कि हमारा बच्चा कहीं स्कूल से किडनैप तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो किडनैपर हैं, अभी जैसे सभी लोग देख ही रहे हैं कि वीडियोज़ आ रही हैं, लोग मार रहे हैं, उन्हें कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो फ़र्क पड़ना चाहिए। जी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी किसी पार्टी के अगर इस वीडियो को सुन रहे हो, कि कृपया करके एक सख्त कानून के लिए हम कोशिश करें। और आज नहीं बन सकता सख्त कानून, ठीक है, लेकिन साल 6 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर एक सख्त कानून बनना ही चाहिए। तो सर ये अपील हो गई। सर हमारी बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस हो गया, लॉट ऑफ डिस्कशन हमारा हुआ है। तो सर ये सारी चीज़ें हमने बातचीत करी ली, कि काम को लेकर हमने बात कर ली, हमने फैमिली को लेकर बात कर ली, हमने फैमिली के प्रति अपने प्यार के लिए बातें कर ली। तो सर मैं और एक चीज़ जानना चाहता था, जैसे हम सोशल एनिमल हैं ही, तो हम कहीं ना कहीं किसी संगठन से जुड़े रहते हैं, जी। या हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहते हैं, या ऐसा कोई NGO है, हम जुड़े रहते हैं। तो सर आपका भी ऐसा कोई है बैकग्राउंड, या भी आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं? जी, मैं इस समय सेवा भारती RSS में काम करता हूँ, ओके। और जिसमें कि इस संस्था में जी। मलिन बस्तियों में जो रहने वाले बच्चे हैं, ओके। जो कि शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उनको हम शिक्षा देने का प्रयास करते हैं और देते हैं। और जिन बहनों को काम की आवश्यकता होती है, उनको हम स्वावलंबी बनाते हैं। ओके। जैसे सिलाई केंद्र, आपका राखी बनवाना उनको, और मेहंदी सिखाना, ऐसी हमारी उसमें केंद्र चल रहे हैं। इनको हम सिखाते हैं जिससे कि अपने वो आत्मनिर्भर बने, किसी के ऊपर हाथ नहीं फैलाएं, हाथ फैलाने वाले ना बने, देने वाले बने, आगे उस काम को आगे बढ़ाएं, वो भी सिखाएं। जी जी जी। बच्चों को हम ऐसे, हमने छात्रावास भी बनवाया हुआ है, जिसमें कि 15 बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके माँ बाप नहीं है, किसी के बाप नहीं है। ऐसे बच्चों को हम छात्रावास में रखते हैं। उनका लालन पालन, खाना पीना, शिक्षा और रहने की व्यवस्था सारा हम करवाते हैं। ओके। और बहनें हैं, उनको इसमें बताया था मैंने कि हम उसमें सभी कार्य ऐसे सिखवाते हैं जिससे कि अपने स्वावलंबी बने। जी। और जो कि बहुत ही ज़्यादा मलिन बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप भी नहीं होते, बहुत से हैं, जी। जैसे ये कूड़े बीनने वाले बच्चे हैं, जी जी। या इस टाइप के बच्चों को इकट्ठा करके भी हमारी केंद्र संचालिकाएं उनको शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन, इस तरीके के उन्हें सिखाते हैं कि अपने माँ बाप से या किसी भी अपने बड़े से या किसी भी गुरुजन से हम कैसे बोलें। और अपने सनातन धर्म के बारे में हम बताते हैं कि हम इतने बड़े पुरातन सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, जिसका कि कोई हमको जिसका मतलब पता ही नहीं है कि ये धर्म कितना पुराना है। और इस धर्म में इतने वीर, अपने श्री राम भगवान हो गए, और अपने इतने श्री कृष्ण भगवान हैं, इतने सभी लोगों से संबंध मतलब है, उनके बारे में हम बताते हैं। इतने इतने वीर शूरवीर पैदा हुए हमारे धर्म में, उनके बारे में बताते हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा कि हम सनातन धर्म हमारा कितना व्यापक धर्म है। बिल्कुल सर। और अपने धर्म के प्रति हमेशा निष्ठावान रहना चाहिए। तो सर आपने बिल्कुल बहुत अच्छी कही है, आप ऐसी अच्छी संस्था से जुड़े हुए हैं। इसमें सर वो भी क्या, मैं अगर सही हूँ तो आप बताइएगा, जैसे कुछ लेडीज़ हैं वो भीख मांगती हैं रोडों पे, जी, तो अगर हम उनको स्वावलंबी बना देंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, बिल्कुल, और हमारे समाज का सुधार होगा। जी। तो गरीबी कैसे जाएगी? गरीबी ऐसी जाएगी, गरीबी ऐसी जाएगी सर। तो किसी को हमें भीख नहीं देनी, जी जी, हमें उसे इस लायक बनाना रोजगार कि या तू अपना काम कर और अपना आगे स्वावलंबन पैदा कर, अपने आत्मनिर्भर बनो अपने। जी। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, बिल्कुल। अपना कर्म का पैसा लेना है।
कर्म का पैसा लेना है। तो ये तो सर बाकी आप संगठन से जुड़े हुए हैं, और अगर कोई संगठन से जुड़ना चाहता है तो सर से संपर्क कर सकता है। जी दिया, थैंक यू गाइस। आपको जो भी सन की और मेरी जनवरी में हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है, जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है, वो डिस्कशन में आपके लिए जो भी वैल्यूबल चीज़ है आप अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। आप फाइनेंस के तौर पे सर से सलाह ले सकते हैं। सर ने जनरेशन को भी बताया कि किस तरीके से जनरेशन को समझना चाहिए, या कुछ हेल्प चाहिए जनरेशन को तो हमें पेरेंट्स से ही वो हेल्प ले। इसके अलावा सर ने राजनीति में भी बहुत सारी बात, सरकार को भी हम ये बोलना चाहते हैं कि सर आप बहुत अच्छे हैं, सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कानून की बहुत ज़रूरत है, और वो सभी पार्टियाँ चाहेंगी तभी पॉसिबल है, तो सबको एकजुट होना चाहिए। इसके अलावा सर ने अपना एक संगठन के बारे में बताया कि इतना अच्छा सर काम करते हैं, तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है। तो थैंक यू सर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू दीपक जी, सभी को नमस्कार।